अच्छा, ये मेरे नाम पे ही मैंने रखा था, अब्दुल हकीम कोचिंग अकेडमी। उस टाइम हमारे यहाँ फेमस था कि गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी आईआईटीएन है। फिर यानी ऐसा है कि कुछ बच्चे बस ये सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स का लूम वगैरह का धंधा है तो हम उसी में चल जाए। सही। फर्दर स्टडीज का कोई ऐसा गोल एज सच प्लानिंग नहीं। अभी यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी इंडिया से, लेकिन ट्रम्प ने कुछ रूल्स लगा दिए, अब उसमें डिमांड कम है। जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर दूसरे टेक्नोलॉजीज हो गए। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत फास्ट फेज में उर्दू स्कूल होना बुरा नहीं है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट बुरा नहीं है, बट वो उसका रेपुटेशन और उसकी लेवल इंग्लिश स्कूल से अगर मैं यूएस तो बाकायदा ये करता है कि इंडिया से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हायर करता है। आईआईटी से काफ़ी इंजीनियर्स यूएसए एक स्पेशल वीज़ा पे वहाँ अब्रॉड स्टडी वगैरह के लिए, और वहाँ बचपन में शरारत की होगी आप। हाँ, शरारत भी तो आप बहुत समझे। लाइफ जर्नी कैसी रही और अब तक का तालीमी सफ़र, और उसके बाद AHC एकेडमी की बुनियाद और कई सालों से कामयाबी के साथ यहाँ तक पहुँचने का मुकम्मल सफ़र कैसा रहा, जानेंगे आज अब्दुल हकीम सर से। तो रूबरू करवाते हैं आज की इस पॉडकास्ट में अब्दुल हकीम सर, जो ओनर है, रूहे रवा हैं AHC एकेडमी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज बखैर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि आपका तालीमी सफ़र शुरू किस तरीके से हुआ और एजुकेशन आपने कहाँ तक और किस स्कूल और कॉलेज से हासिल किया? सबसे पहले हम लोग नांदगांव में रहते थे। पूरी फैमिली स्टार्ट में नांदगांव में रही है, और जो बुनियादी तालीम है वो हमने नांदगांव की एक स्कूल थी, JTK इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ से स्टार्ट किए। तो क्लास सेकंड तक वहाँ हम रहे। तो क्लास सेकंड में हुआ यूँ कि हमारा ग्रेड स्टार्टिंग से ही अच्छा था, नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी। क्लास सेकंड में हमारे एक फॉर्म ट्यूटर थे उस वक्त, रशीदा मैम। तो उन्होंने अब्बू को सलाह दी कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे है तो इनको कोशिश करके गांव से, क्योंकि नांदगांव आप उस टाइम समझ सकते इतनी वहाँ तालीमी बेदारी नहीं थी, और टीचिंग लेवल भी मतलब वो एक ठीक ठाक स्कूल था, बाकी स्कूल सिटी के काफ़ी अच्छे थे उस। तो उस वक्त मैम ने सलाह ये दी कि आप जो है इन्हें नासिक डालिए। अच्छा। और आगे की पढ़ाई इनकी नासिक में करवाई। फिर वहाँ से मेन हमारी जर्नी जो है वो रशीदा मैम के इस सलाह के बाद स्टार्ट। अच्छा, तो ये मराठी मीडियम थी या इंग्लिश मीडियम स्कूल? इंग्लिश मीडियम थी शुरुआत से। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि उस वक्त तो तालीमी हालात, तो फिर भी कितने सालों पहले की बात होगी? 20 साल, 25 साल तकरीबन, यानी यहाँ से अगर आप पकड़ ले तो 15-17 साल पहले की बात होंगी। 15-17 साल पहले। अच्छा, उसके बाद फिर आपने नासिक आप मुंतकिल हो गए तालीमी मामले में, वहाँ कैसा रहा फिर? वहाँ क्लास थर्ड से हम गए नासिक में, तो एक स्कूल थी फ्रवशी इंटरनेशनल एकेडमी, गंगापुर डैम के बाद। अच्छा। तो इसकी खासियत ये थी कि जनरली आप मालेगांव में सुनते होंगे, या जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ बोर्ड होते हैं SSC, एक होता है ICSC, एक होता है CBS। लेकिन हमारी स्कूल काफ़ी डिफरेंट थी। उसका जो बोर्ड था वो लंदन से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, और वो बोर्ड का नाम था IGCS। तो वो उस वक्त नासिक में 1-2 जगह और बाकी बॉम्बे में हुआ करता था, और वैसे उस टाइम पे दूसरी कोई स्कूल्स नहीं थी उस बोर्ड की। तो फ्रवशी इंटरनेशनल से मेरा एजुकेशनल करियर नासिक में स्टार्ट हुआ। वहाँ हमने 3rd स्टैंडर्ड में दाखिला लिया, क्लास 3rd, और क्लास 9 तक फ्रवशी में पढ़े। टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे थे। सब जो कॉन्वेंट स्कूल में पहले पढ़ा कर आए हैं, जो बॉम्बे, फिर साउथ इंडिया, केरला के जो बड़े बड़े टीचर्स थे वो हमें पढ़ाते थे। तो पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग होती है और एक इंसान जो बनता है, तो वहाँ पे फ्रवशी ने मुझे ये सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प किया। और मेरा मतलब स्टार्टिंग का जो भी एकेडमिक करियर बना है वो उस स्कूल की वजह से। कहाँ, किस सन तक फिर आप नासिक में रहे? क्लास 12 तक
पूरा नासिक में क्लास 12 तक रहा। अच्छा 9th के बाद मैंने स्कूल दोबारा चेंज की थी। अच्छा, उसके बाद कहाँ वो? विजडम हाई इंटरनेशनल स्कूल नासिक की हमने चेंज की थी, वो गंगापुर रोड साइड। अच्छा असल में क्लास 9th में ये हुआ था कि 2 सब्जेक्ट्स के बीच में हमें सिलेक्ट करना था, फ्रेंच और हिंदी। और उस वक्त फ्रेंच पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता था, तो हिंदी का ऑप्शन फ्रवशी में नहीं था। तो फिर 1 साल के लिए क्लास 10th में बदल के विजडम हाई स्कूल की थी, वो भी सेम बोर्ड से थी। तो 10th तक भी मैं नासिक में रहा, और फिर उसके बाद के 2 साल 11-12 ये भी नासिक में रहे, यानी 2018 तक 18। एजुकेशनल करियर पूरा नासिक में हुआ। फिर वहाँ से फिर मालेगांव किस तरीके से मूव हुए? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। नासिक में हमने आईआईटी की प्रिपरेशन की थी। उसमें ये था 18 के बाद? हाँ 2018 में। तो उसमें हमारी बहन डॉक्टर है, जी। मेरी सगी बहन भी डॉक्टर है, मेरी कजिन सिस्टर भी डॉक्टर। तो उस टाइम नीट नहीं होती थी, दूसरे एग्जाम्स होते थे। उन्होंने नीट भी दी थी, शायद उसी ईयर स्टार्ट हुई थी, बट एजुकेशनल अवेयरनेस उस टाइम नहीं थी। तो मेरे दीदी को एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ गया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, इसके लिए तैयारी सीधे 11th-12th में नहीं करनी होती है, उसके काफ़ी पहले से करनी होती है। तो क्लास 8th में उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था, कि पेरेंट्स को भी दिया था, मेरे अब्बू अम्मी को, कि आप जो है ना ये कीजिए कि इसको फाउंडेशन लगा दीजिए। तो नासिक में फाउंडेशन उस वक्त बोलते थे ऐसे स्टडीज़ को जो स्कूल से हटकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कराई जाती। यानी स्कूल की पढ़ाई तो अपने जगह पे चलती ही थी, उसके अलावा नीट और JEE के लिए स्पेशल बच्चों को तैयार किया जाता। तो उस कोर्स में दाखिला लिया था हमने। तो वो कोर्स में दाखिला लिया, और उसके बदौलत IIT में सिलेक्शन हुआ। और IIT में जाने तक भी मालेगांव में आने का कोई सच इरादा नहीं था। वो इरादा बना 2023 में। 2023 में इरादा बना कि हम मालेगांव आएंगे और मालेगांव में काम करेंगे। तो अभी फैमिली आपकी नांदगांव में है, सिर्फ आप यहाँ पर यानी कि शिफ्ट हो गए हैं या फिर अप डाउन चलता है? अभी मैं और मेरी वाइफ हम यही रहते हैं मालेगांव में जी। बाकी अब्बू, चाचू और बाकी दीगर फैमिली वो कारोबार के हिसाब से नांदगांव रहते हैं। हमारा प्रिया नील वगैरह नील के ब्रांड्स आते थे पहले, वो हमारे दादाजी और उनके छोटे भाई उसके फाउंडर थे। तो अब तक उसका काम चल रहा है, तो इसी वजह से ये लोग सब नांदगांव रहते। अब्बू अप डाउन करते, बाकी मैं यहीं पे मालेगांव में अभी फिलहाल रहता हूँ। तो असम जाने के बाद सर, उसके बाद फिर वहाँ की जर्नी क्या रही? वहाँ फिर आपने किस तरीके से आगे बढ़ाया फिर उसको? 12th में IIT क्लियर किया था। IIT ये सुन रखा था कि IIT इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बहुत कम बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। उस टाइम हमारे यहाँ फेमस था कि गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी IITian है। फिर ओला उस वक्त न्यू आई थी मार्केट में। ओला अभी तो जैसे एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट हम सब जाते रहते, तो ओला का पूरा एक फ्लोर है। तो ओला का भी फाउंडर IITian था। फिर ये जोमैटो ऐप आ गया फूड डिलीवरी वाला, इसका भी फाउंडर IITian था। तो उस वक्त क्रेज था कि यार जाके देखते IIT में। कंपटीशन बहुत टफ था, यानी 11-12 बहुत पढ़ाई की है। और जब IIT में पहुंचे तो वहां पता चला कि यहाँ तक वही स्टूडेंट्स पहुंच रहे जिनको करेक्ट गाइडेंस है, जो यानी क्लास 8 से, क्लास 7 से या क्लास 10 से इसके पीछे लगे हुए। तो वहाँ हमको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि यार जो हमारा बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस मालेगांव था। अच्छा। हम रहते हैं नांदगांव में थे, लेकिन बर्थ प्लेस सभी का मालेगांव था। अच्छा। तो फिर रियलाइज़ हुआ यार मालेगांव में भी काफ़ी पोटेंशियल है, बट मालेगांव का तो खैर कोई स्टूडेंट वहाँ था नहीं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारी 700 स्टूडेंट्स की बैच थी एक ईयर में, और उसमें हम 7 ही मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। अच्छा। पूरे कंट्री में से IIT गुवाहाटी के अंदर जो बीटेक कर रहे थे। तो उस वक्त थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि इस तौर पे हमको काम करने की थोड़ी ज़रूरत है कि ऐसे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, हमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ेंगी। तो उस वक्त थोड़ा सा ये इस तरफ काम करने का इरादा बना। और जब IIT से निकले तो उस टाइम मैंने सोचा था कि हम IIT के बच्चों को कोचिंग करेंगे, उनको पढ़ाएंगे,
ताकि और स्टूडेंट्स आईआईटी में जा पाए। हम्म, तो वो अकोला से स्टार्ट किया था, और अकोला में कुछ देर काम करने के बाद फिर ये पक्का इरादा बन गया कि अब मालेगांव में उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, तो किस सन में स्टार्ट हुआ था फिर यहाँ से? 2023 में एएचसी एकेडमी हमने स्टार्ट की थी। हाँ, तो 2023 में स्टार्ट हुई है, और अभी 2.5 years इसको हुए एएचसी एकेडमी। हम्म, और अब ये स्टेज है कि हमारे पास 300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, जो कैम साइड हर एक तरफ से हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, जो JEE नीट वगैरह में हमारे टीचर्स से पढ़ते हैं। ब्रांच भी है अपने यहाँ पर? जी, अभी 3 ब्रांच हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो हमारा मेन ब्रांच शिवाजी पुतले पर ही है, वो मेन ब्रांच? वो मेन ब्रांच है। हम्म, उसके बाद एक गर्ल्स हॉस्टल है अच्छा, जो आगरा रोड पे है, हम्म, ये राष्ट्रवादी ऑफिस के बिल्कुल सामने। जी, और इस साल अभी 2-3 महीने कबल एक हमने स्टार्ट किया है कैंप साइट अच्छा, LVH लॉ कॉलेज के बिल्कुल सामने। हम्म, तो वहां पे हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 8, 9, 10 से जो बच्चा पढ़ता है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम्म, और जब हमने मालेगांव में काम करना स्टार्ट किया तो ये रियलाइज हुआ कि क्लास 8, 9, 10 में यहाँ बच्चों का कोई एम ही नहीं है जनरली। यानी ऐसा है कि कुछ बच्चे बस ये सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स का लूम वगैरह का धंधा है तो हम उसी में चल उसी जाए, में चले जाए, सही। फर्दर स्टडीज का कोई ऐसा गोल एज हम्म, सच प्लानिंग नहीं है। तो वो पॉइंट हमको क्रूशियल लगा, वहां पे हमने ये फाउंडेशन वगैरह सोचा कि मालेगांव में अगर इसको रन करेंगे तो बहुत फायदा भी होगा पब्लिक को, और ये रिस्क हलाल का भी बेहतरीन सही जरिया है, है। सही। और सर फायदा हो भी रहा है। AHC एकेडमी जैसा कि ये एक सुनने में लगता है कि एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है सर इसका? अच्छा, ये मेरे नाम पे ही मैंने रखा था, अब्दुल हकीम कोचिंग एकेडमी। अच्छा, अच्छा, शुरुआत में जब हम इसके लिए नाम चॉइस कर रहे थे तो हमको शोपेक्ट लाइसेंस बनाना था। अच्छा, जैसे लाइसेंसिंग होती है कि अब ये नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, तो जो कॉमन नेम्स थे सारे, वो सब की ऑलरेडी नेम्स थे। हाँ, जैसे ताज कोचिंग रख दिया तो ताज नाम से पहले ही कोई ब्रांड है। हाँ, जो भी हम कोहिनूर वगैरह जो भी फेमस नाम सोच पा रहे थे वो ऑलरेडी नेम थे। रजिस्टर्ड हो चुके थे वो। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि यार आपके ही नाम पे रख देते। हम्म, फिर उसको चेक किया तो वो नाम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था, फिर उस पे लाइसेंस बना लिया शोपेक्ट अच्छा, लाइसेंस। वो काफी यूनिक भी लगता है, और वो रिपीट होगा भी नहीं। और इससे पहले आपने बताया कि किसी का ऐसा नहीं था। सर, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि 10th के बाद एकेडमी में एडमिशन मिल सकता है या 12 के बाद मिल सकता है, क्या कुछ है बताइए इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन तो हम क्लास 8 से ही ऑफर करते हैं। 8 से? 8 से हम्म, बेसिक ये है कि अगर स्टूडेंट साइंस फील्ड में इंटरेस्टेड है हम्म, तो साइंस फील्ड में अभी इंडिया में 2 बहुत फेमस फील्ड चल रहे। एक तो मालेगांव में जैसे ऑलरेडी बच्चे डॉक्टर बनना ही चाहते, तो एक तो मेडिकल फील्ड होगी। दूसरी फील्ड जिससे मालेगांव के अक्सर और पेशतर लोग ना वाकिफ है, यानी बहुत कम लोग उससे वाकिफ है, वो इंजीनियरिंग फील्ड। हमारे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप। अच्छा, तो ये 2 साइंस के जो फील्ड है, इनके जो गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेजेस रहते हैं, मेडिकल फील्ड के तरफ अगर हम आ जाए तो वो एम्स और MBBS के कॉलेज रहते। और इंजीनियरिंग फील्ड में जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेज कौन से, तो IIT और NIT होते हैं। अच्छा, तो ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक रैट रेस होती है, यानी 25 लाख लोग देते हैं भारत से, 20 लाख लोग देते हैं, और सिलेक्शन होता है कुछ चंद हजार स्टूडेंट्स का। तो इसलिए इसमें प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। 11-12 के कॉलेज के साथ, यानी 11-12 का कॉलेज तो करना ही है, उसी के साथ साथ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। तो ऐसा बच्चा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, अगर वो 8th में भी रहे तो वो HC एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेजर जो 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक हमारा नीट है और एक JEE इंजीनियरिंग का एग्जाम, ये 2। नीट में अगर किसी को अगर हम लोग कन्वेंस भी करते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर उसको कहा जाए कि भाई आपको इस तरफ आना चाहिए, तो क्या बोलकर और क्या उसको दिखा करके, कितना स्कोप है आगे क्या है, किस तरीके से कन्वेंस करना चाहिए बेसिक लेवल पर, किस तरीके से इस तरफ रागिब कर सकते हैं हम लोगों को? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ये बता सकते हैं उनको कि आगे फ्यूचर कैसा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मालेगांव की जो अभी ब्रेड एंड बटर वाली इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री, हम सब जानते हैं कि वो धीरे धीरे
जो लूम्स का नंबर है गांव में वो कम होते जा रहा है। हाँ। और मतलब हम दूसरे चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर दूसरे टेक्नोलॉजीज हो गए। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत फास्ट फेज में वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, बिल्कुल और सही। अगर हम उसके साथ ग्रो नहीं करें और हम दूसरे प्रोफेशंस की तरफ नहीं देखें तो फिर कहीं ना कहीं तक हम लिमिटेड हो जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत सही। पीछे रह जाएंगे। और मेडिकल की ज़रूरत सबसे अच्छी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी इंडिया से, लेकिन ट्रम्प ने कुछ रूल्स लगा दिए, अब उसमें डिमांड कम हो। बट डॉक्टर ऐसा फील्ड है कि हर बार पेशेंट्स मतलब लोग बीमार पड़ते ही है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती। सही। आज भी इंडिया में डॉक्टर्स और पेशेंट का जो रेशियो है वो आज भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, उतने डॉक्टर्स हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। आज भी ऐसे। आज भी ऐसा है, उतने अच्छे डॉक्टर्स हम नहीं प्रोवाइड कर पाए जो सही में पेशेंट्स को हील कर सकते हैं। और अगर मतलब एक प्रोफेशन वाइज देखें तो डॉक्टर का प्रोफेशन इतना अच्छा है कि उसमें इजीली हम अर्न कर सकते हैं मनी, जो रिस्क हलाल है इजीली अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जो दूसरे प्रोफेशन में बहुत मेहनत से करना होगा वो बहुत इजीली अर्न हो सकता सही है। है। मेरे एक दोस्त थे, वो डॉक्टर है, तो उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया था कि उनके कोई फेस्टिवल के दिन कोई पेशेंट आया जिसकी उंगली टूटी हुई थी। तो सब फेस्टिवल वगैरह छोड़ के वो मेरे दोस्त के अब्बू बोले कि पहले इनकी सर्जरी करते हैं, बाकी सब देखा जाए। तो उन्होंने उसकी सर्जरी की, वो उंगली जगह पर लगाई, और आज भी जब भी वो फेस्टिवल आता है हर बार ये पेशेंट मिठाई के बॉक्स डॉक्टर के घर पे भेजते। तो वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है डॉक्टर का, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो दूसरे कोई फील्ड में नहीं मिलता है उस टाइप का सेटिस्फैक्शन लेवल, कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से रिस्क हलाल भी मिलता है। तो ये डॉक्टर का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए इसके तरफ। और हम जनरली मोटिवेट तब होंगे जब हमको उसके एडवांटेजेस पता होंगे आगे, कि इस फील्ड के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज। वही लोगों को कम पता होता है, और उसी की आज ज़रूरत है कि लोगों को पता चले। इसलिए कि जब तक लोगों को पता होता नहीं, वो मोटिवेट भी नहीं होते, और उस तरफ आने की कोई तमन्ना और इरादा भी नहीं होता उनका। लोगों को पता होना चाहिए। तो यही मैं आपके ज़रिए चाहता हूँ कि जितना यानी कि बेसिक लेवल पर आसानी से हम जितना अपने स्टूडेंट्स को ये बातें पहुँचा सकते हैं, आपके ज़रिए हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद अभी तो आपने कहा कि नीट के हवाले से, उसके बाद IITI के हवाले से कुछ बताएं, क्या स्कोप है? IIT और इंजीनियरिंग का स्कोप ऐसा है कि जितने भी डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए, आप रोड से लेके तो फिर फ़ोन पे ले लो, फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जोमेटो वगैरह, ये सब इंजीनियर्स ने बनाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिर सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स। तो अच्छे इंजीनियर की इंडिया को बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी भी जैसे अभी भी हम एग्जांपल देते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो स्पेस मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन थे, बहुत सारे रॉकेट्स इन्वेंट किए, और बहुत सारा कंट्री का जो बेसिक ये होता है ना फॉर्च्यून, वो इंजीनियर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करेंगे कि मरीज को ट्रीट करेंगे, बट इंजीनियर्स जो है टेक्नोलॉजी से कंट्री को आगे बढ़ाते। तो जितने काबिल इंजीनियर्स हम हायर कर पाए, या जितने काबिल इंजीनियर्स हम ग्रूम कर पाए, वो डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री का पोटेंशियल क्या है। जैसे अभी हम देखते हैं कि चाइना, USA बहुत आगे है, बहुत आगे। सही है। तो वो US तो बाकायदा ये करता है कि इंडिया से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हायर करता है। IIT से काफ़ी इंजीनियर्स USA एक स्पेशल वीज़ा पे वहाँ अब्रॉड स्टडी वगैरह के लिए और वहाँ काम करने के लिए लेके जाता। तो हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की, सब जगह है, बट हम लोगों ने मतलब एक ये जहन बना दिया है स्टूडेंट्स का कि मतलब दूसरा कुछ सोचना नहीं है, बस एक चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसी के पीछे चलना है, पेरेंट्स बोल रहे हैं उसी के पीछे भागना है। ऐसा बोलते हैं ना कि दुनिया नहीं देखी होती बच्चों ने, तो उनको वो एक्सपोजर दिलाना बहुत जरूरी। खास करके मालेगांव के उर्दू स्कूल्स में तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री विजिट करा दे। जैसे हमारे गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री है, जैसे आगरा रोड पे हम जाते हैं तो अल्फा बॉयलर है, डॉक्टर फरहान साहब का हॉस्पिटल है। तो स्कूल के स्टूडेंट्स को कम एज में ये सब विजिट कराना बहुत जरूरी।
सही। उससे उनको पता चलता है कि यार ये असल दुनिया है, मतलब खेल कूद से ये सब चीजों से ऊपर भी कुछ लाइफ, सही है, सही है। अलग अलग फील्ड के जब उनको हम विजिट्स कराते हैं तो उनका ब्रेन खुलता है। तो ये बहुत यंग एज से होना जरूरी, सही है। तब जाके हम उस लेवल पे पहुंच पाए और मोटिवेट कर पाए। सही है। और वो कहने से ज्यादा असर देखने और दिखाने का होता है। जब कोई लोकेशन पर ऑन द स्पॉट पहुंच कर कोई चीज देखता है तो वो फील भी करता है, लेकिन सुनने में बहुत सारे लोग फील नहीं कर पाते। तो अच्छी बात कही आपने कि ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन के हवाले से वो कौन सी ऐसी शख्सियत रही आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको मुतासिर किया, आपको मोटिवेट किया कि मैं अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाऊं, और चलते 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 आप इतनी आगे बढ़ गए कि आज आप यहाँ पर पहुँच गए? मुतासिर किससे हुए ज़िंदगी में आप? जनरली मेरे फैमिली में सभी ने बहुत हेल्प की है, दादाजी से लेके तो अब्बू अम्मी चाचू, सबका हमारे फैमिली का जो गोल है बच्चों की एजुकेशन पे रहा है। अम्मी ने खास करके बहुत हेल्प की, यानी हर तौर पे गाइड करना। मेरे अम्मी भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं उनके टाइम, जी जी। तो हर टाइम पे जो वैल्यूज होते हैं, मॉरल वैल्यूज, वो अम्मी के वजह से मुझे मिले। बाकी फाइनेंशियली किसी चीज़ की, पैसों की कभी कमी नहीं आए, तो उस चीज़ का अब्बू ने बहुत ख्याल रखा है। यानी नासिक में भी जब हम थे, हालांकि मतलब घर में सब कुछ था, बट मैं ऐसे शौकीन बच्चों में से नहीं हूँ कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट जितनी भी चीज़ें रहती थी, लगती थी, तो अब्बू उसको अच्छे से पूरा कर देते थे, और हमें बस ये बोला था कि तुम्हें पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का मतलब नतीजा ये निकला कि मेरी 2 बहनें लंदन में MBBS भी आगे MD कर रही है, मैं खुद IIT से पढ़ा हूँ, भाई वगैरह आर्किटेक्ट है बॉम्बे में। तो हम 5-6 कजिन्स को अब्बू और चाचू ने मिलके नासिक डाला था। अच्छा। तो उसका मतलब बरकतें ये मिली कि सब आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोजीशन पे। क्या बात तो ये एजुकेशन की यानी बरकतें हैं सही है, सही जो है। दिखती है स्टूडेंट। हाँ, जो बच्चा घर में बहुत नाजो नेम से पलता है, बहुत लाड़ प्यार का होता है, वो शरारत भी करता है। तो आपकी बचपन की कोई ऐसी शरारत है या कोई ऐसा यादगार किस्सा? बचपन में तो शरारत की होगी आप? हाँ, या शरारत अभी तो आप बहुत संजीदा है माशाल्लाह। शरारत तो करते थे। बहन के साथ काफी मतलब शरारतें की है। तो एक बार क्या हुआ था कि बहन से बहुत झगड़ा हो गया था। उन्होंने छोटी साइकिल लाई थी, तो मेरे जिद करने की वजह से अब्बू ने वो साइकिल तोड़ दी। तो उस वक्त बहुत खुशी होती थी, छोटे थे बहुत, कि यार चलो ये बहन के लिए लाई थी, अब उसको भी चलाने नहीं मिली। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा रिग्रेट होता है, यार उस टाइम पे ये सब क्या करते थे। हाँ, क्यों बचपन के ये जो यादगार किस्से होते हैं फिर ये जिंदगी के एक साथ होते हैं, और फिर हाँ। उस पल को महसूस करके भी बंदा कभी खुशी महसूस कर लेता है। अगर AHC एकेडमी आप न बनाते तो किस तरफ जाते? कोई और ख्वाब था या किसी और चीज में करियर बनाना चाहते थे? कॉलेज के 3rd-4th ईयर में जब मैं था, तो केमिकल फील्ड थी IIT में, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैं 4 इयर्स अपने पूरी कर रहा था। तो वहाँ ये ड्रीम थी कि सऊदी गल्फ कंट्री में जाके मैं जो ऑयल माइनिंग फील्ड्स होते हैं वहाँ पे मरीन इंजीनियर वगैरह ये सब चीज़ों के लिए अप्लाई करूँ। तो ये ड्रीम था, बट थोड़े चीज़ें देखने के बाद और ये महसूस हुआ कि घर से दूर रहेंगे, उसमें चैलेंजेस हमने सर्च किए कि क्या क्या आते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा दूर रख दिया। फिर उसके बाद ये इच्छा बनी, जनरली IIT में ये ट्रेंड था कि सब लोग कोडिंग करते और सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट लेते, बैंगलोर, हैदराबाद, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज। लेकिन उस तरफ मेरी दिलचस्पी नहीं थी, तो जो जनरल लोग जहाँ जा रहे थे उस तरफ मुझे नहीं जाना था। IIT के अंदर, IIT के अंदर जब प्लेसमेंट होता था तो सभी स्टूडेंट मोस्टली कोडिंग करके प्लेसमेंट लेते। तो उससे हटके मैंने पहले ये सोचा था कि मैं गल्फ कंट्री में जाकर ये मरीन इंजीनियरिंग वगैरह का रोल अप्लाई करूँगा। उसमें भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी थे, 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने कांटेक्ट किए भी थे, बट उसको फिर कैंसिल करके अकोला में मेरे को एक जॉब ऑफर मिली थी पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वो JEE और नीट के स्टूडेंट्स, तो उसको स्टार्टिंग में इसलिए चुना मैंने ताकि, क्योंकि मेरे को ये पता था पढ़ाई क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं खुद एज अ स्टूडेंट वो सब पढ़ चुका था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ईजी होगा स्टार्ट में, और फिर वहाँ रहने के बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। जैसे जैसे वहाँ पढ़ाते गया फिर ये रियलाइज हुआ कि ये चीज़ हम बहुत अच्छे से कर सकते, और फिर उसी में फर्दर एकेडमी में ही इंटरेस्ट बढ़ते चले गया। जैसा कि सर मालेगांव में ज़्यादातर स्कूलें जो है
वो उर्दू मीडियम है, तो इसमें आप क्या खामी देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? अभी जो लोग फास्ट जो गलती कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उस पर कुछ बोलें आप। उर्दू एज अ लैंग्वेज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है मुझे, जी। बट उर्दू स्कूल्स के साथ यही नहीं, बहुत सारे जगह ये दिक्कत है कि उर्दू स्कूल जनरली गवर्नमेंट से होते हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते हैं। उर्दू स्कूल सही। जो भी स्कूल होती है सरकारी होती है मोस्टली, महाराष्ट्र में यही सीन है। कई कई हमको प्राइवेट उर्दू स्कूल मिलेंगे। सही। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टीचर्स हायर्ड होते वो मतलब सरकारी नौकरी के तहत हायर्ड होते, उसमें बाद में पेंशन भी मिलती है, फिर हर मंथ एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। सही है। तो टीचर क्या हो जाता है उस स्कूल में, इल्ला माशाल्लाह कुछ टीचर तो बहुत अच्छे होंगे, बट कुछ टीचर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े रिलैक्स हो जाते, यार एक लेक्चर में हमको इतना पढ़ाना है तो हम इतना भी पढ़ा देंगे तो कोई हमको कुछ बोले, यानी वो सिलेबस तो इतने दिन में हाँ, पूरा करना ना, हो जाएगा, ऐसा हो रहता है। जाएगा। हाँ। तो वो जो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मोटिवेट करना होता है कि यार तुम ये कर सकते हो, ये उसमें कमी रह जाती है। उसमें कमी रह जाती है। तो यहाँ पे हमारे उर्दू स्कूल जो है ना, इंग्लिश स्कूल से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ जो टीचर है उन पे प्रेशर रहता है कि ये कंप्लीट करना ही है, बच्चों को ये सिखाना ही है, बच्चों को इंग्लिश बोलते ही आनी चाहिए, ये करते ही आना चाहिए, वरना आप फायर्ड, फिर दूसरे टीचर आए। बट यहाँ पे कैसा है, क्योंकि परमानेंट जॉब है तो ये टेंशन नहीं है। तो इस वजह से जो बच्चे भी, हम अभी आप देखेंगे डेटा अगर, तो उर्दू स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छे रहते हैं बच्चे, बट वो इस वजह से क्योंकि इधर उधर से उनको कहीं से गाइडेंस मिल गया होता, बट अक्सर बच्चे जो है वो बगैर गाइडेंस के ही रह जाते। मालेगांव में भी अभी आप देखते होंगे जितने भी स्कूल, उर्दू स्कूल से स्टूडेंट्स फारिग है, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे पोस्ट पे चले गए, बट कुछ बच्चे फिर कुछ भी नहीं कर पाए। सही। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट का एक बेसिक ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, 11-12 तक नहीं, अगर पीएचडी फर्दर स्टडीज ये नहीं भी है तो 11-12 तक भी तो भी एटलीस्ट उसने करना चाहिए। बट हम मालेगांव में ये देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स 10th पे ही, बल्कि 10th से पहले ही अपना एजुकेशन करियर खत्म कर चुके होते, उनको लगता है अब ये नहीं पढ़ना है, अब कुछ और करना। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा टीचर्स का वीकनेस है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना ये टीचर का काम, सिर्फ पढ़ाना ये एक फॉर्मेलिटी है कि सब्जेक्ट पढ़ा के चले गए, बट वो जो बच्चों को शेप करना होता है, यही बच्चे फिर फर्दर जाके गांव को शेप करेंगे, फिर गांव जाके कंट्री को शेप करेंगे। तो वो जो मोल्डिंग प्रोसेस होता है वो टीचर के हाथ में। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ के कुछ टीचर्स ने सही से नहीं किया हुआ है वो प्रोसेस। इसमें सुधार किस तरह से मुमकिन है? मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू स्कूल्स में या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में एक बॉडी होनी चाहिए जो सब देख रही हो कि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, मैथ सही से हो रहा है कि मैथ्स हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत वीक है गांव का। यानी खास एक ऐसी बॉडी बने जो तालीमी निजाम पर नजर रखे, आप बोलना चाहते हैं? यही कुछ 5-6 अफराद की जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स है, उनकी भी बॉडी बन गई तो बहुत अच्छा होगा, जो पूरी नजर रखे हर एक उर्दू स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सबसे बेस्ट होगा। यानी वो तुरंत उस पॉइंट को जहां हम वीक पढ़ रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर पाएंगे और उस पर वर्क कर पाएंगे। उर्दू स्कूल होना बुरा नहीं है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट बुरा नहीं है, बट वो उसका रेपुटेशन और उसकी लेवल इंग्लिश स्कूल से अगर मैच करनी है तो हमको ये सब चीजें करना पड़ेगी। सही है। और ये जो मिस्टेक्स जो सर है भी, ये खामियां, ये ऐसा नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते की है, ये बरसों से चल रही है और चलती ही जा रही है, और अभी भी इस पर कोई ऐसा नजर नहीं आता कि इसको रोकने के लिए या इसमें सुधार पैदा करने के लिए कोई कदम उठाता हो या कुछ किया जाना चाहिए। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सर, अभी की जो सूरत हाल है तमाम स्कूलों में या पूरे शहर मालेगांव की हम बात करें, अगले 10 सालों में अगर यही रविश कायम रही तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं ये लोग? एक मेजर चैलेंज तो मुझे दिखता है ना कि यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते 10th के बाद, और जो पढ़ना चाहते हैं वो बस एक ही फील्ड के पीछे है। जैसे जो भी पढ़ना चाह रहा है आजकल वो नीट के पीछे। अभी हमारे एकेडमी में भी नीट के एडमिशन बहुत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बच्चे नीट में इंटरेस्टेड है। सब मालेगांव? हाँ, इंजीनियरिंग में कम इंटरेस्टेड है, सीए में और कम है, फिर फर्दर स्टडीज में और कम। यानी एक उन्होंने डिसाइड कर लिया तो बस एक के ही चीज में चलना, जो रैट रेस जिसको बोलते हैं हम, भेड़ चाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो उसका नुकसान ये होगा आगे जाके, क्योंकि वो फील्ड में सैचुरेशन हो जाएगी। जैसे अभी हम मालेगांव की गलियों में अगर घूमें तो हर गली में बीएमएस डॉक्टर है,
अभी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर, सब डॉक्टर्स चल रहे हैं, बट 10 साल बाद जैसे आप पूछ रहे हैं तो ये होगा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये अनएम्प्लॉयड होंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि हर साल मुझे लगता है कि 50 या 40 स्टूडेंट्स यहाँ के डॉक्टर बनते हैं, MBBS, BUMS BHMS तो बहुत बनते होंगे। तो इस रेट से हम सैचुरेशन क्रिएट कर देंगे, यानी उतनी डिमांड नहीं है बट उसी शहर में वो लोग आते जा रहे हैं। जैसे BUMS की अगर हम बात करें तो मालेगांव छोड़ के बहुत कम एरियाज है जहाँ BUMS डॉक्टर की डिमांड है, जहाँ मुस्लिम एरियाज है जैसे भिवंडी हो गया, फिर मुमरा हो गया, यहाँ BUMS डॉक्टर की डिमांड है। बट अगर आप नासिक चले यानी मुस्लिम आबादी वाली में आप ये कहना चाह रहे जनरली वही डिमांड रहती है, जनरली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि किसी का कुछ और ख्याल हो, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि BUMS का वही डिमांड है। अब जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं और वो एक लड़की स्टूडेंट होती है मान लो, तो उनका ये सोच होती है कि हम इसको BUMS डॉक्टर बना देंगे और फिर वो यही सेट हो जाएगा, यानी दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है नजर में एक प्रोफेशन के अलावा, जबकि दुनिया इतने प्रोफेशन है दुनिया में करने के लिए, इतना कुछ है, CA बनने के लिए है, फिर दूसरे प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इतने सारे फील्ड्स है, सॉफ्टवेयर है, अभी AI है, तो वो उस तरीके से हम लोग मालेगांव में सोचते नहीं है। सही, तो वो पेरेंट्स ने सोचना चाहिए, सही, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आगे अपने आप वक्त सब डिसाइड कर लेगा। अगर हम मतलब इस तरीके से चलेंगे तो आगे काफी मुश्किल हो जाएंगे हमारे। जैसे कि सर अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है कि हर कोई जब नीट में जा रहा है सब उधर ही जा रहे हैं। आपसे अगर कोई इसका सजेशन चाहे कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? जनरली एक एग्जाम्स होते हैं 10th में करियर काउंसलिंग के नाम से एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट पे एग्जाम लेते हैं क्लास 10th में, 9th में, 8th में, और उसका एक क्यूमुलेटिव स्कोर डिसाइडेड होता है। ये स्कोर हुआ यानी मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स हुए तो ये करियर ऑप्शन है, साइंस में इस फील्ड में ज़्यादा ऑप्शन हुए तो ये करियर ऑप्शन। तो हर एक बच्चे को इस टाइप की एग्ज़ाम देनी चाहिए, जो करियर काउंसलिंग की एग्ज़ाम, इसका उसका ना सुनते हुए उसको खुद का डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट, कि उसको खुद क्या करना है। आजकल के दौर में ना इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि USA में, UK में 19 साल के लड़के मिलियनियर्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। यूट्यूब पे हाँ, मान लो कुछ लोग पॉडकास्ट करके, कुछ लोग दूसरी चीजें करके, कुछ लोग कंटेंट बना के, व्लॉग्स बना के, सही। तो ये सब क्वालिटीज भी उनके माइंड में होनी चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पे, सारे लैंग्वेजेस पे बेस्ड होते हैं, और जो एक स्कोर के अकॉर्डिंग बताते हैं बच्चे को कि तुमने इस फील्ड की तरफ देखना चाहिए, इस फील्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वो काम स्टार्ट होना चाहिए धीरे धीरे। ये सब तभी हो पाएगा ना जब हम ग्राउंड लेवल से बच्चों को नर्चर करेंगे और उनको बताएंगे कि ये करना है। लोग इस तरीके से भी मुतासिर हो जाते हैं कि कोई शख्स उस फील्डों में गया है, अब उसमें आसानी है। अक्सर लोगों का माइंड सेट यही होता है कि वो आसानी ढूंढता है। अब जिस तरफ जाने में अगर उसको दुश्वारी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो उससे कहीं ना कहीं दूर भागे कि नहीं यार ये नहीं, ये इजी मेरे लिए, ये इजी वे है, मुझे इसी पर चलना है। इजी वे से जनरली बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। इजी वे से आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा मिसाल बनना है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारे सालों बाद भी आपको याद रखा जाए कि आपने ये डिग्री की थी, आपने यहाँ से पढ़े थे, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा उसके लिए, और आसानी नहीं ढूंढना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। बल्कि हम अगर मतलब हुजूर के भी तरीके को देखें तो कभी भी आसानी ढूंढने का तरीका इस्लाम की भी तालीमात में नहीं। सही है। हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा 100% हम दे, जितना भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको पूरा झोंक दे किसी चीज। सही है। अब उसके बाद नहीं हुआ तो फिर वो तकदीर है। नहीं, तब तो होना ही है सर, इसलिए कि हमारा ये ईमान भी, अकीदा भी है कि हम अपना 100% दे दे और फिर अल्लाह की रहमत पर छोड़ दे, फिर वहां से रिजल्ट मिलना ही है। सर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढते हैं, कोई ऐसा टीचर उन्हें मिल जाए या कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आता है। पहले सर ऐसा होता था कुछ सालों पहले कि कभी कभी साल में या 6 महीने में एक मरतबा कैरियर काउंसलिंग के नाम पर बड़े बड़े यहाँ पर वर्कशॉप हुए, प्रोग्राम्स हुए, लेकिन अब वो नहीं हो रहे। लेकिन प्यास अब भी लोगों की बरकरार है।
तो जो पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बच्चों को मिलवाना चाहते हैं कि उन्हें मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, तो आपसे मिलना कितना मुमकिन है, किस तरीके से आपसे मुलाकात हो सकती है उनकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मिलना चाहते हैं तो संडे छोड़ के लगभग हर दिन एएचसी एकेडमी खुली रहती है। किसी भी वक्त वो सुबह 8 से लेके तो शाम 8 तक अपने बच्चों को लेके आ सकते 3 ब्रांच आपकी है, तो आपकी मुलाकात किस ब्रांच हैं। में हो मेन सकती ब्रांच में जनरली मैं है? रहता शिवाजी हूँ, पुतले के पास। शिवाजी पुतले। और मेरे अलावा बाकी भी जो फैकल्टीज है, हम्म। मैं तो हुई, मेरे अलावा बाकी भी फैकल्टीज मैंने जो रखी है बायो के लिए, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंसेस पढ़ाने के लिए, वो सब अपने अपने एरियाज में बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आता है अपना कोई क्वेरी लेके, या वो अगर कंफ्यूज्ड है कि 10th के बाद उसने क्या करियर पाथ चूज करना चाहिए, 12th के बाद अगर वो फंस गया है, मान लो उसको ये है कि एमबीबीएस में रिपीट करे ना करे, या फिर दूसरी फील्ड चूज कर ले, तो ऐसे कोई भी सजेशन के लिए एचसी एकेडमी और उनके टीचर्स हमेशा अवेलेबल। आप आ सकते हैं और आप हमारी राय इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते। जी जी। काउंसलिंग की कोई फीस नहीं है, यानी आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं और काउंसलिंग टीचर्स से मुझसे करवा सकते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि आपको मतलब अलग अलग ओपिनियन सुनने मिले। जनरली हम जब मान लीजिए हार्ट सर्जरी के लिए किसी के पास जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यार दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लो, तुरंत सर्जरी नहीं कर लेते। तो एजुकेशन में भी इस टाइप की चीजें होनी चाहिए कि आप एक का ओपिनियन लो, फिर दूसरे का ओपिनियन लो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको फाइनली क्या करना है। इसलिए कि कई लोगों से मुलाकात करने के बाद खुद जहन में आता है कि कितने लोगों की बात मैच हुई एक दूसरे से, तो फिर वो लगता है कि नहीं ये भारी बात है, ये सब कह रहे हैं, फैसला लेने में फिर आसानी होती है। और कन्फ्यूजन का मामला जो सर, ये अक्सर इस मामले में लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक जगह आकर खड़े हो गए, अब उन्हें कई रास्ते नजर आ रहे, लेकिन कन्फ्यूज इसलिए कि अब वो जाए तो किधर जाए, दिशा दिखाने वाले कम है, या है भी तो वैसे नहीं है कि जिन पर लोग एतमाद और यकीन कर सके। जब अल्हम्दुलिल्लाह एएचसी एकेडमी का रास्ता खुला हुआ है और आप जैसे और भी कई एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद है, तो लोगों को, शहर मालेगांव के स्टूडेंट्स को और उनके जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, तो यहाँ से उनको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जस्ट नीट के एग्जाम्स हुए, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड है क्योंकि काउंसलिंग वैसे बहुत लेट हो गई है और राउंड्स बहुत आगे शिफ्ट हो गए, और बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, राउंड 1 में नहीं मिल रहा है, राउंड 2 में नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इसके लिए भी एचसी एकेडमी में हमारे साथ एक बहुत फेमस मालेगांव के जो काउंसलर है ये जुड़े हुए हैं एचसी एकेडमी में हमारे साथ। तो जो भी स्टूडेंट आता है जिसका राउंड 2 में भी नहीं हुआ है, टोटल नीट के 3 राउंड्स होते हैं और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, तो टोटल 4 राउंड्स मिला के होते हैं सेंट्रल, और स्टेट के भी अलग से राउंड्स होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को नहीं पता होता है ये राउंड्स। वो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो ऐसे मार्क्स पे भी राउंड के लिए बैठ जाते हैं जिसमें कोई कॉलेज मिलना ही नहीं है, तो भी अपने 6 महीने या 3 महीने राउंड्स में बर्बाद कर दी, जबकि उन्होंने रिपीट करना चाहिए था। और कुछ बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो राउंड में बैठे ही नहीं है, जबकि उनको सीट मिल जाती। बराबर। तो ये सब चीज़ की गाइडेंस के लिए भी हमारे पास एक डॉक्टर साहब है जो बांग्लादेश वगैरह और इंडिया में, साउथ इंडिया, इधर बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स के एडमिशन कराते हैं। तो ऐसा भी अगर कोई स्टूडेंट है जो नीट में फंसा हुआ है कि यार इस मार्क्स पे भी वाकई सीट मिलती है या नहीं मिलती है, या मैंने कहाँ जाना चाहिए, तो वो भी एएचसी एकेडमी में आ सकते हैं। ये काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पर हम आपको 2-3 बहुत फेमस काउंसलर से मिला देते जो आपका पूरा मतलब काउंसलिंग करवा देते। हाँ, जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है उस वक्त काउंसलर अपनी फीस लेता है, जो भी काउंसलर आपको गाइड किया है। तो जब उसने एडमिशन करा दिया एमबीबीएस कॉलेज, उस वक्त आपसे वो फीस, और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो कोई फीस नहीं। बट ये प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग करना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और आपको अगले साल भी एग्ज़ाम देना है, और आपने 4 मंथ काउंसलिंग राउंड में ऐसे ही गवा दिए बगैर गाइडेंस, तो 4 मंथ तो गए, तो अगले साल भी रिजल्ट कम आता, और फिर वो साइकिल चलते रहती है। सही। तो इसको ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए विदाउट एनी फीस एएचसी एकेडमी में आ सकते। सर, एकेडमी का स्टाफ कितने टीचर्स पर है और क्लास की टाइमिंग क्या होती है अपने यहाँ? अभी हमारा स्टाफ जो है ना 7 टीचर्स पे। अच्छा। जो सब लगभग बाहर के टीचर्स है, बस मैं ही अकेला हूँ जो लोकल। अच्छा। और क्लास के टाइमिंग होते हैं सुबह 8 बजे से 1 बजे तक।
1 बजे के बाद हम सेल्फ स्टडी रखते हैं जो रात 8:30 बजे तक चलती है। गर्ल्स रिपीटर की सेपरेट ब्रांच है जो आगरा रोड साइड चलती है, वहाँ सेल्फ स्टडी रात 9 बजे तक चलती है, वहाँ सिर्फ लड़कियां होती। और कैंप साइड के ब्रांच में छोटे बच्चे जो 8, 9, 10th के हैं, ये अपनी अपनी स्कूलों के बाद 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक शाम 2 घंटे रोजाना आते हैं। संडे के दिन भी हम ये कोर्स रन करते हैं जिसमें इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश में भी हमने बहुत अच्छे टीचर उसमें हायर किए जो साइंसेस के साथ इंग्लिश भी बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अभी स्टूडेंट्स की। सही सर, हर स्टूडेंट्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन जो दिशा दिखाई जाती है, जो रूट्स दिखाए जाते हैं, बहुत कम लोग उस पर चलते हैं। तो एक स्टूडेंट का डेली रूटीन, उसकी टाइमिंग, उसकी हॉबी क्या होना चाहिए, किस में वो इंटरेस्ट रखे, किस में ना रखे, तो वो कामयाब हो सके? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। स्टूडेंट के लिए क्लास 8, 9 के बाद टाइम टेबल बनाना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पे। टाइम टेबल में 1-2 घंटे स्कूल से अलावा स्टडी के लिए क्लास 8, 9, 10th में होने चाहिए। स्कूल के अलावा 2 से 3 घंटे जी स्टडी के लिए। और अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि वो कम है, कोई एवरेज स्टूडेंट है जो 2-3 घंटे में नहीं कैचअप कर पा रहे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है जी, तो 2-3 घंटे उनके लिए इनफ रहते हैं। स्कूल का पूरा वो 2-3 घंटे में 8, 9, 10th में पढ़ लेते। हाँ, 11, 12 के बच्चों का सेपरेट है, बट इस कम एज में 8, 9, 10 में इतना टाइम सफिशिएंट। 11, 12 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे स्टूडेंट, उनके लिए ये टाइम होना चाहिए 5 से 7 घंटे तक सेल्फ स्टडी का, क्लास के अलावा जी, उसमें वो बढ़ जाता है टाइम। अच्छा, ये टाइम स्टडी का होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि फिजिकल स्पोर्ट्स जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सही। हमने क्या कर दिया है, या हमारे जो स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया है, फिजिकल स्पोर्ट्स को मोबाइल से रिप्लेस कर दिया। सही। और जो 1.5 घंटा या 2 घंटा रिलैक्स होने के लिए फिजिकल स्पोर्ट्स को मिलना चाहिए था, वो अभी मोबाइल पे फुजूल वीडियो गेम्स को मिलता है, बराबर, जिसका कुछ भी जिससे हासिल नहीं होता, उल्टा और टायर्ड हो जाता है इंसान और डीमोटिवेट हो जाता है। सही है। मोबाइल वगैरह चलाने से। तो मेरा तो स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हो, आगे आपको कुछ बड़ा करना है, तो 8, 9, 10, 11, 12 ये 4-5 साल आपको बिल्कुल भी मोबाइल फोन की जरूरत नहीं। आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप हॉबीज रख सकते हैं। मान लो आपको नात पढ़ना पसंद है, या कहीं घूमना पसंद है, पिक्चर्स लेना पसंद है, ये सब करो, आप भागो दौड़ो, जो करना है करो, बट मोबाइल वगैरह और ये सब चीजों से दूर रहो। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, खास करके इस एज में दूर रहना जरूरी है। सही। हाँ, अगर आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक अलग बात, लेकिन होता ये है ना, इस एज में स्टूडेंट बहुत इमैच्योर होता है। उसको अगर हम बोलेंगे भी कि इसका अच्छा इस्तेमाल कर, तो बहुत चांसेस है कि वो गलत दिशा की तरफ जाएगा, डाइवर्ट हो जाए। बेस्ट टाइम क्या है सर स्टडी करने के लिए? बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ कि फजर बाद। अच्छा, बहुत अच्छा टाइम, डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, और कम वक्त तो देने में ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती है फजर के बाद। तो मैं भी अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ाई करता था। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, वो भी स्टडी सेशन ठीक है, बट अर्ली मॉर्निंग पढ़ने का जो मतलब इम्पैक्ट है वो बहुत गिरता है स्टूडेंट लाइफ। सर, किस इन्वायरमेंट में स्टडी करना चाहिए? रूम का माहौल कैसा हो, कैसी जगह हो कि ज्यादा उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके? मेरे हिसाब से बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, एक चेयर टेबल हो। बहुत सारे लोग लेट कर भी बेड पर पढ़ाई करते हैं। एक चेयर टेबल हो, फिर डेस्क हो, उस पे पढ़ना चाहिए। और एक स्टडी सेशन स्टूडेंट का एटलीस्ट 2 घंटे का होना चाहिए। 2 घंटे से पहले उसने उठना नहीं चाहिए, वरना कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं 10-15 मिनट बैठे फिर उठे तो उससे बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। यानी एक स्टडी सेशन आपका 1.5-2 घंटे का रहना एकदम जरूरी है। साथ में क्लास 8, 9, 10 में मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए, यानी लोगों से कैसे बातें करना है, किस तरीके से उठना बैठना है, इसके लिए सेल्फ हेल्प बुक्स रहते हैं, नॉवेल्स, वो पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बुक्स पढ़ना, उसके हिसाब से अपने पर्सनालिटी को ढालना, सही, ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने करना चाहिए। सही। तो मोबाइल फोन की जगह हम बहुत सारे प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं, तो उसको एक एक करके अगर कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में लाता है तो उसको उसका रिजल्ट दिखेगा डेफिनेटली। सही है। क्लास 12 तक वो बाकी बच्चों से काफी इंप्रूव हो चुका हूँ। सही है।
पर्सनैलिटी वाइज भी और ग्रेड्स वाइज भी काफ़ी इम्प्रूव हो सही चुका है। एक स्टूडेंट का सर ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, उसको लिबास किस तरीके का पहनना चाहिए? लिबास तो ऐसे पहनना चाहिए जिसमें वो मॉडेस्ट दिखे, यानी डिसिप्लिन दिखे। हाँ, जब फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी वगैरह हो तब अलग बात है, सही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो मतलब उन पर शूटेबल हो सर, बहुत सारे इन्हीं के इस जर्नी में देखा जाता है कि हेयर स्टाइल अजीब गरीब बना हुआ है, ड्रेस अजीब गरीब तरह, तो उन पर जो शूटेबल हो ऐसी कुछ टिप्स आप बताएं। बिल्कुल जो मतलब सबसे अच्छा स्टूडेंट के लिए शर्ट या कुर्ता पैंट ये सबसे बेस्ट है। और हेयर स्टाइल मुझे तो लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें एज मैं भी एक सिंसियर स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें पे सिंसियर स्टूडेंट कभी ध्यान नहीं देता। हाँ, यानी बाल नहीं भी रहे तो चले, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंसियर स्टूडेंट का तो ऐसा ही होना चाहिए। जिसने अपना ध्यान दिखने की तरफ या दूसरे चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर दिया एक बार, तो मेन गोल से अपने हट जाता। तो स्टूडेंट का मेन गोल उसके सामने बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि यार मेरे पेरेंट्स का ये मेन गोल है, मेरा ये मेन गोल। मेनली मुझे दिन के 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम इसके तरफ देना, फिर कुछ टाइम दोस्तों के साथ। दोस्त भी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे चूज बिल्कुल करना, सही, बहुत वाइज सही है, सही है। वाइजली चूज करना पड़ता है। और उनके साथ कुछ टाइम, फिर कुछ टाइम फैमिली के साथ, सबके साथ टाइम देना पड़ता है। सही है, बट मोस्ट टाइम जो आपका गोल है उसको देना चाहिए अगर आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं। और लाइफ में सर आपने दोस्तों की बात की है, तो दोस्त तो अच्छे होने ही चाहिए, इसलिए कि सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी है वो उस पर हमारा इख्तियार नहीं। जैसे कि हमने माँ बाप पसंद नहीं किए कि हमारे माँ बाप होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने जिस माँ बाप के घर में हमें पैदा कर दिया वो है, लेकिन एक रिश्ता दोस्तों का ही ऐसा है कि जो हमको चूज करना है, जो हमें चुनना है कि ये मेरा दोस्त बनेगा या ये मेरा दोस्त बनेगा, वो हमारे हाथ में। तो कम से कम वो तो हमें अच्छा चुन लेना चाहिए। सर जैसे माशाअल्लाह के असरी तालीम तो आपकी नेक्स्ट लेवल है ही, लेकिन अगर इस्लामिक नॉलेज की बात करें तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं कि कहाँ तक। नांदगांव में जब हम पढ़ते थे तो दादाजी ने मदरसे में पार्ट टाइम हमको लगाया था शाम के टाइम, यानी ऐसा कोई मदरसा ज्वाइन नहीं किया था, बट शाम के टाइम नाजरा कुरान वगैरह पढ़ने के लिए जाते थे। तो उस टाइम सूरह वगैरह याद की थी। फिर जब नासिक में थे तो थोड़ा सा शौक बढ़ा, नासिक में काफ़ी उल्मा वगैरह को सुनने का मौका मिला। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ों का मेरे प्रिपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जैसे नमाज वगैरह से, टाइम का डिसिप्लिन, ये सब सीखने बहुत अच्छे से मिले। तो जब से यानी क्लास 7th-8th में थे, जब से ये इम्पोर्टेंस पता चला, तो उससे हम जुड़े रहे, क्योंकि उससे टाइमिंग वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं जनरली टाइम अपना ऐसे ही बनाता था, दूसरे स्टूडेंट ऐसे बनाते थे 3 से 5, 5 से 6, हम जोहर बाद असर बाद ऐसे ही टाइम बनाते थे। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, यानी एक नमाज से दूसरे नमाज तक तकरीबन हम पढ़ते ही रहते थे, फिर वहाँ से उठ के कुछ दूसरा काम करेंगे, फिर एक नमाज आई तो दूसरे नमाज तक पढ़ेंगे। तो उससे एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है स्टूडेंट के अंदर। और ग्रेटिट्यूड वगैरह का सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कनेक्शन है मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो ये कनेक्शन आपको बहुत डिफिकल्ट फेज में भी लाइफ में हेल्प करता है। सही। तो स्टूडेंट के लिए वो कनेक्शन डेवलप करना ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम में बहुत टफ एग्ज़ाम भी चले गया तो इमोशनल बैलेंस वगैरह रहता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, मेंटली तौर पे वो वीक रहते, इमोशनली वीक रहते, दिखने में फिजिकली भले ही बहुत ताकतवर हो बट इमोशनली वीक रहते। तो अपने इमोशंस को और मेंटल चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रिलीजियस होना बहुत ज़रूरी है। सही है, सही है। नमाज पढ़ते रहना, रोज़े रखते रहना। सर अगर किसी को ऐसा मौका आ जाए कि कोई इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि इस तरफ अगर सोचता है सुसाइड वगैरह करने के लिए नाकाम होने के बाद, उसको आप क्या सलाह देंगे? उसको तो हम ये सलाह देंगे कि देखो, अगर वो मतलब मान लो पढ़ाई की वजह से ऐसा सोच रहा है या कोई भी चीज़ की वजह से सोच रहा है, तो मेरी उस स्टूडेंट को ये सलाह रहेगी कि पढ़ाई सब कुछ है ऐसा नहीं है लाइफ। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं हमारे सामने जो मतलब सुसाइड लेवल पे थे, जो लोग उनको लगा कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं, अब हम सुसाइड कर लेते, बट उनके दोस्त ने बोला कि चलो यार ये तुम ट्राई करके देखो, तो आज वो उस चीज़ में बहुत बड़े बन गए। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सके तो आप कुछ नहीं बनेंगे दुनिया में, या मान लो आप कोई चीज़ में नाकाम हो गए तो आप दुनिया में कुछ नहीं बने। तो आपको कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। देखो, गोल पे पहुंचने से ज़रूरी है कोशिश करना।
सही। अगर आप रेगुलरली लाइफ के आखिरी साल तक कोशिश करते रह रहे तो मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल। गोल मिल ही जाता है। गोल जर्नी में जो कोशिश करता है उसको 100% गोल अचीव हो जाता है। मेन कोशिश करना है। तो स्टूडेंट के लिए ये है कि चलो एक चीज आपसे नहीं हुई, अभी आप दूसरे चीज के तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करो, चलो इसको साइड में रख दो, थोड़ा दूसरी चीजें करो। और यहीं पे जो है ना, जैसे नमाज वगैरह का रोल आता है डिमोटिवेट के होने की, स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पे। कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स खेलता है, थोड़ा वो स्पोर्ट्स खेलने वाले स्टूडेंट कैसे रहते, प्रेशर हैंडल करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई फुटबॉल मैच खेल रहा है तो प्रेशर हैंडल करना उसको आता है। तो खुल के जब स्टूडेंट दूसरी एक्टिविटीज जितनी करेगा तो उतना ये सब चीजों से दूर रहेगा। उसको पता चलेगा यार सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये चीजें भी है। बिल्कुल सही। तो वो कभी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। सही है। सितारों से आगे एक जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो एक ही जगह डिमोटिवेट होकर अपने आप को ख़त्म कर लेने से पहले सोचना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं जो ट्राई किए जा सकते हैं। ट्राई तब होंगे जब हमारी ज़िंदगी बची रहेगी। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त तो दिया। और अब्दुल हकीम सर से हमने बहुत सारी बातें की जो आप सुनने वालों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में अगले मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।